नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। हर स्टूडेंट का सपना है कि वो ऐसे इतने अच्छे मार्क्स बनाए कि उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जॉब के लिए जाए तो उसे बेहतर जॉब मिल जाए। एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस होगा 2023-24 का। पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का अपना चैप्टर होने वाला है। स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली पाठ्य पुस्तक से कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो उसको सरल और सहज कर लेंगे। फिर व्हाट यानी कांग्रेस प्रणाली है क्या, वाई कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियां हुई कैसे, उत्पन्न कैसे हुई और इसकी पुनर्स्थापना कैसे होती है। तो वाट और वाई जब आपको समझ में आ गई तो ये एक प्रकार के आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस के सामने चुनौतियां कौन सी थी। कांग्रेस प्रणाली किसे कहा गया है, सबसे इसको थोड़ा सा हमें पहले चैप्टर से दूसरे और दूसरे से तीसरा से अपने एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि ये कनेक्ट हैं, कोऑर्डिनेट हैं, को रिलेशन रखते हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1967 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस ही अपनी सरकार बना रही थी। पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रही थी। अब कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है राजनीतिक उत्तराधिकार की, यानी प्रधानमंत्री पद की। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और उनके राजनीतिक के उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो जाती है कि अब पीएम कौन होगा। नेहरू जी के जाने के बाद अब कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और अब आशंका होने लगी थी कि अब देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा और सैनिक शासन यानी सेना का शासन आ जाएगा, क्योंकि हमसे अलग हुआ 1947 में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, और वहाँ पे कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र रहा है। तो यह आशंका और भी तेज हो गई कि अब नेहरू जी के बाद देश संभल नहीं पाएगा और देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सेना का शासन स्थापित हो जाएगा। दूसरा अपना प्रश्न उठता है कि 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों कहलाता है। प्रश्न बनेगा अपना ये, तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटी इस दशक में। दशक मतलब 1960 से लेकर 1970 तक 10 साल के पीरियड को कहते हैं दशक। तो इस दौरान गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता में 2 युद्ध भारत ने देख लिए। 1962 में पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया और 1965 में 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया और 1965 में पाकिस्तान ने। खाद्यान्न संकट भारत के सामने बहुत बड़ा संकट था। 2 दिग्गज प्रधानमंत्रियों की मौत इस दौर में हो चुकी थी, नेहरू और पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी के उत्तराधिकार को बड़ी आसानी से चुन लिया गया। उत्तराधिकारी को यानी शास्त्री जी को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं के कामराज, और ये अपने पार्टी के सांसदों और नेताओं से सलाह मशविरा करते हैं, बैठक बुलाते हैं और वहाँ शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन जाती है। शास्त्री जी मंत्रिमंडल में उस समय मंत्री रह चुके थे और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री थे, कर्तव्यनिष्ठ थे। तो एक बार रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। तो शास्त्री जी के समय प्रमुख चुनौतियां देश के सामने कौन सी थी। खाद्यान्न संकट था, पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की चुनौती थी। शास्त्री जी 1964 से 66 तक 2 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान ताशकंद समझौता भी होता है, जहां शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयां भी अब देश को परेशान कर रही थी और जैसे तैसे उभरने की कोशिश ही कर रहा था भारत। तो मानसून भी साथ नहीं दे रहा था, मानसून की असफलता थी, जो सूखे की स्थिति थी वो बनी हुई थी। खाद्यान्न संकट और भी गहराता जा रहा था। उसी दौर में लाल बहादुर शास्त्री ने साहस का परिचय दिया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान यानी सीमा पे जवान लड़ रहा था तो खेत में किसान लड़ रहा था।
तो इनका साहस बनाए रखने के लिए, इनका हौसला बनाए रखने के लिए, इनकी हिम्मत टूटे नहीं, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहा था, मानसून की असफलता थी तो किसान निराश हो रहा था। जवान के पास उस समय भारत आज़ाद हुआ ही था, विकट परिस्थितियों में हुआ था, तो जवानों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, तो जवान सीमा पे संघर्ष कर रहा था और किसान खेत में संघर्ष कर रहा था। तो इनकी हौसला अफजाई करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान और जय किसान का। 10 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में इनका देहांत हो जाता है। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ एक समझौता होता है, उसका नाम है ताशकंद समझौता। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं किसको? मोरारजी देसाई को। जब किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके कार्यकाल के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो उस पद को रिक्त नहीं छोड़ा जाता, और नए प्रधानमंत्री की जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक काम चलाने के लिए देश का जो सिस्टम है वो रुके नहीं, चलता रहे, तो उसके लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। नेहरू जी के बाद भी और शास्त्री जी के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। कितनी बार बनते हैं? 2 बार। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को फिर से उत्तराधिकार का संकट आ जाता है कांग्रेस के सामने, और अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए? तो शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन यह इतना आसानी से नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। ये आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इंदिरा गांधी का किससे मुकाबला था? मोरारजी देसाई से। मोरारजी देसाई अनुभवी भी थे और मुंबई के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। पार्टी के नेताओं ने इंदिरा जी को समर्थन देने का मन बना लिया था। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को मतदान में हरा दिया था, गुप्त मतदान हुआ जिसमें हरा दिया। पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को ये सोचकर समर्थन दिया था, अभी इसको नोट करें आप, क्या सोचकर समर्थन दिया था? कि इंदिरा गांधी जी की सलाह के अनुसार काम करेगी, यानी जो बड़े नेता थे उनके अनुसार ही काम करेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास अनुभव नहीं है। चौथे आम चुनाव हुए और देश में बड़ा बदलाव आया। चौथा आम चुनाव 1967 में। कौन कौन से बदलाव हुए? क्योंकि 1967 तक केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस ही सत्ता में थी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। अब 1967 में चुनौती आ जाती है। ये जो चुनाव है चौथा आम चुनाव, इसमें बड़े बदलाव आते हैं। इसे राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी गई है। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। नए प्रधानमंत्री का कम अनुभवी होना, इंदिरा गांधी का। इसी समय देश में गंभीर आर्थिक संकट भी था, मानसून की असफलता भी थी। पॉइंट को बड़ा सिलेक्ट करके आपके लिए तैयार किया गया है। सूखा, जो खेती की पैदावार में गिरावट आ रही थी, बार बार सूखा पड़ रहा था, मानसून की जो असफलता थी उसकी वजह से पैदावार भी घट रही थी, खाद्यान्न संकट था, विदेशी मुद्रा की भी कमी आई, सैन्य खर्चों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ी, क्योंकि पड़ोसी देश बार बार भारत पे आक्रमण कर रहे थे, कभी चीन तो कभी पाकिस्तान। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में रुपए का उन्मूलन करना पड़ा, कि रुपए का उन्मूलन करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला कि आपको खाद्यान्न तभी दिया जाएगा जब आप हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए भारत की मुद्रा रुपए का अवमूलन करना पड़ा। अवमूलन का मतलब होता है उसकी वैल्यू को घटाना। तो पहले 5 रुपए थी, फिर इसका 7 रुपए की गई। महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न की कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी, देश में बंद और हड़तालें हुई। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। कौन कौन सी पार्टी? साम्यवादी सीपीआई और समाजवादी पार्टियों ने समानता के नाम पे संघर्ष छेड़ दिया। और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि सशस्त्र कृषक विद्रोह का कारण बनी, और नक्सलवाद की शुरुआत इसी दौर में हुई थी, जो आज भी कई राज्यों को और कई जिलों को ये प्रभावित कर रहा है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ और इसके आसपास का जो भी एरिया है। गैर कांग्रेसवाद क्या था और इसका नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद देश में बिगड़ते हुए माहौल को देखकर विपक्षी पार्टियां दे रही थी। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी को अनुभव नहीं है, यानी अनुभवहीनता है, और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक, यानी कांग्रेस के अंदर भी तनाव चल रहा था, पार्टी में ही तनाव चल रहा था,
तो कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग सकता है। इसी उम्मीद से राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। किसने दिया, ये फिर आपसे प्रश्न बनेंगे, राम मनोहर लोहिया में। इसका जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो टॉप एमसीक्यू और जो प्रश्न है परीक्षा उपयोगी वो ही लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीबों के खिलाफ है। क्या आरोप लगाए जा रहे थे? अलोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र के अनुसार शासन नहीं है और गरीबों के खिलाफ है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना चाहिए ताकि लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ये कौन कह रहा था? विपक्षी पार्टियां। चौथा आम चुनाव 1967 के क्या रिजल्ट आए? तो फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ हो रहे थे। 1967 में 8-9 ऐसी विधानसभा हुई जहां पे कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकी। तो फिर ये आंकड़ा गड़बड़ाने लगा और फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आगे पीछे होने शुरू हो गए। कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर यानी राज्यों के स्तर पे गहरा धक्का लगा। इसी चुनाव को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने क्या नाम दिया है? राजनीतिक भूकंप की संज्ञा। यह आप अंडरलाइन करें और याद भी करें। जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया केंद्र में, लेकिन सीटें और मत दोनों ही कम हो गई। सीट भी कम हो गई कांग्रेस की और मत भी कम हो गए। इतने कम वोट कांग्रेस को इससे पहले कभी नहीं मिले थे, तो इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1967 के चुनाव या चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि पहली बार कांग्रेस के मत भी घटे और कांग्रेस की सीटें भी घट गई थी। 9 ऐसे राज्य थे जहां पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। कौन? कांग्रेस। कई दिग्गज नेता हार गए थे। तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस पाटिल, बंगाल में अतुल्य घोष, बिहार की के सहाय। और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्य यानी 7 तो ऐसे राज्य थे जहां बहुमत ही नहीं मिला। 2 ऐसे रहे जो दल बदल के कारण, दल बदल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया हुआ, वो वीडियो देख लें आप। दल बदल होता क्या है, इसका असर क्या पड़ता है, क्या सरकार इससे सरकार कैसे प्रभावित होती है। चौथे आम चुनाव में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल में बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। मद्रास, तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनित्र कड़गम की जीत हो गई थी, डीएमके जिसको बोलते हैं। और डीएमके हिंदू विरोधी आंदोलन में सक्रिय थी। हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन कर रही थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। अब 1967 में एक और जुमला सामने आया लाल गया लाल का, क्योंकि हरियाणा के एक विधायक थे, वो एक पखवाड़े में ही 3 पार्टियां उन्होंने इस प्रकार से चेंज कर ली थी, तो ये आया राम गया राम के नाम से मशहूर हो गए। 1960 के दशक में इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। एक तो सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस पार्टी के ही अंदर प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था, उससे चुनौती हो रही थी। दूसरी 1967 के चुनाव में सीटें भी कई सीटें कम हो गई थी, मत भी कम हो गए थे। तो इंदिरा गांधी ने सरकार की नीति को वामपंथी रूप देने का प्रयास किया। कौन सा रूप? वामपंथी यानी समाजवादी रूप। वामपंथी जिसे कहें कि गरीब पिछड़े लोगों की नीतियां बनाना सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया। प्रीपीवियर्स क्या है? तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 के करीब आसानी से शामिल हो गई थी। 3-4 ऐसी रियासतें थी जो अभी भी भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। इन 565 रियासतों को एक करने के लिए उस समय जो राजा थे उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको विशेष भत्ते दिए जाएंगे, और इसको नाम दिया गया था प्रीपीवियर्स। अब इन राजाओं से ये जो भत्ते और निजी संपदा थी, जो विशेषाधिकार इनको मिल रहा था, इसको प्रीपीवियर्स कहा गया। 1971 में फिर इसके लिए एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा प्रीपीवियर्स को हटाया गया। गठबंधन 1967 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके कारण क्या करना पड़ा? गठबंधन। और गठबंधन की घटना यहाँ से प्री घटना है वो सामने आती है। देश के सामने अनेक पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाए। गैर कांग्रेसी पार्टियों से भी समर्थन लिया। गठबंधन में अलग अलग विचारधाराओं
के लोग शामिल हुए, जैसे एसएसपी प्लस पीएसपी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, जनसंघ, ये सब। 1967 के चुनाव में दल बदल की घटना भी सामने आई, जिसको हमने देखा था आया राम गया राम के रूप में। दल बदल का मतलब क्या होता है? जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह से जीत के आए, जैसे कोई कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीत के आ जाता है, फिर वो जैसे बीजेपी में चला जाए, किसी भी लालचवंश, पद या पैसा, जो भी लालच हो, तो उसे कहते हैं दल बदल। कांग्रेस में विभाजन, पहली बार विभाजन हुआ तो 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस केंद्र में तो सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन राज्यों में कई 8-9 राज्य ऐसे हुए जहां पे सत्ता कांग्रेस को नहीं मिली। इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या था, वाद क्या था ये? तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो तनाव का माहौल था उसे कहते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो इंदिरा गांधी के सामने असली चुनौती थी वो उनके पार्टी के भीतर ही जो वरिष्ठ नेता थे, सीनियर नेता थे, प्रभावशाली नेता थे, उन्हीं से मिल रही थी। तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ही ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पे ही काम करेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी को अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी को सरकार और पार्टी के अंदर अपना खुद का मुकाम बनाना था। अपने सलाहकारों और विश्वस्त के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। 10 सूत्री कार्यक्रम लागू किए देश के लिए। बैंकों का सामाजिक नियंत्रण किया गया, राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उस समय 1969 में। बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा, आय का परिसीमन, कई सामाजिक न्यायिक कार्य, समाज में समानता और कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक उसका फायदा मिले, इसके लिए प्रयास किए गए। खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया गया, भूमि सुधार किया गया, गरीबों को भूखंड देना। राष्ट्रपति का चुनाव भी उस समय बड़ा तनाव का चुनाव रहा और इसके कारण भी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ। तो 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रपति के चुनाव करवाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने जरूरी होते हैं। कितने माह में? 6 माह के भीतर। तो अब जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिंडिकेट ने लोकसभा के अध्यक्ष संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया, यानी आधिकारिक उम्मीदवार बोलते हैं, सरकार की तरफ से जो खड़ा होता है। इंदिरा गांधी ने एन संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच पहले से ही अनबन थी, तो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से किसको खड़ा कर दिया? वीवी गिरी को। अब दोनों तरफ से अपनी ताकत आजमाने का प्रयास हो रहा था। एस निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने संजीव रेड्डी को वोट देने की अपील की और इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर, किसकी आवाज पे? अंतरात्मा की आवाज पे किसको वोट देने की बात कही? वीवी गिरी को। और अंततः वीवी गिरी विजय हो जाते हैं, संजीव रेड्डी हार जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब देश की प्रधानमंत्री को ही पार्टी से निकाल दिया जाता है और कांग्रेस में पहली स्वतंत्रता के बाद पहला विभाजन होता है 1969 में, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव सबसे बड़ा कारण होता है। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित हो जाती है। कांग्रेस ओ पुरानी कांग्रेस और कांग्रेस आर नई कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने कहा उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस और इस टूट को विचारधारा की लड़ाई कहा। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को गरीब लोगों की हिमायती बताया। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्री पीवियर्स की समाप्ति की 1971 में कानून लाकर। प्री पीवियर्स आप पहले हम बात कर चुके कि राजा महाराजाओं के जो विशेषाधिकार स्वतंत्रता के समय दिए गए थे, भारत एकीकरण के समय पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसको हटाया गया 1971 में कानून बनाकर। मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया और सरकार से किनारा कर लिया। मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि प्री पीवियर्स की समाप्ति हो। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की पुनः वापसी कैसे होती है? तो कांग्रेस में टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ जाती है। डीएमके जो कि दक्षिण भारत की पार्टी है, सीपीआई साम्यवादी पार्टी ने समर्थन जारी रखा और इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग भी
देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी होती जा रही थी। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के कानूनों में क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। 2 परिसीमन कानून बनाए। 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। ये भी एक साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव हुए 1971 में, और 1971 में चुनावी मुकाबला था वो पूरी तरह से कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ी, क्योंकि कांग्रेस जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आर है वो अब खत्म हो जाएगी, जो कि इंदिरा कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो असली ताकत थी वो के नियंत्रण में थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस आर है वो खत्म हो जाएगी। एक ग्रांड अलायंस भी बनाया जा रहा था। सभी बड़ी गैर साम्यवादी पार्टियां, गैर कांग्रेस पार्टियां थी, वो एकजुट होकर ग्रैंड अलायंस बना रही थी। तो ग्रैंड अलायंस क्या है? तो जो भी गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टी थी और साम्यवादी पार्टियों के अलावा जो भी पार्टियां थी, वो एक होकर अपना ग्रुप बना रही थी। उसको नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई थी। पहले आम चुनाव, 5वें जो आम चुनाव हैं, उसमें ग्रैंड अलायंस के हारने का मुख्य कारण क्या था? तो नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था। कांग्रेस आर जीत जाती है, यानी बड़े बहुमत से कांग्रेस आर आती है। इंदिरा की जो कांग्रेस थी उसका कारण क्या था? तो कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जो कि कांग्रेस ओ यानी पुरानी कांग्रेस के पास नहीं था। इंदिरा जहां भी देश भर में जाती हमेशा यही कहती कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी नारा दे रही थी, गरीबी हटाओ। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में समृद्धि, भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन, आय और रोजगार के अवसर पैदा करना, प्रीपियर्स की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण कदमों की बात हो रही थी। इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसानों, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हित में बात हो रही थी। महिला और बेरोजगार नौजवानों के लिए अपना समर्थन तैयार करने का भी प्रयास किया जा रहा था। 71 के चुनाव का परिणाम क्या निकला? तो कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन की कितनी सीटें मिली, जितने की पिछले आम चुनाव में भी नहीं मिली थी। तो इनको बड़े स्तर पे बहुमत मिला। एक कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली। सीपीआई जो कि इसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी 23 मिली। टोटल 375 सीटें मिली। कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीटें मिली और महाजोट जो उसने गठबंधन बनाया था उसको 40 सीटें मिली। 1971 लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा और भारत जीता, बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में सफलता प्राप्त की। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में अब 4 चांद लग चुके थे। कांग्रेस के विभाजन के बाद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में इंदिरा गांधी उभरकर देश के सामने आई, लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आई। कांग्रेस ओ के अलग होने के बाद भी, जो कि उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आया इंदिरा गांधी के पक्ष में और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलवा दी, प्रीपियर्स जैसे कानून बना दिए। 1972 में चुनाव हुए और कांग्रेस आर हो चुनाव में जीत जाती है। इंदिरा को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में अब देखा गया। कांग्रेस आर ने अपना जो दबदबा था वो बना लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अगर आप इस कंटेंट को समझ रहे हैं तो अब हम समझेंगे कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कैसे हुई। इतनी देर तक हम चुनौती पढ़ रहे थे, अब हम पुनर्स्थापना की बात करेंगे कि जिस प्रकार कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय बुरे दौर से गुजर रही थी, उसके बाद कांग्रेस टूट भी चुकी थी। 71 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा उसी स्थान पर ला दिया जहां वह पहले थी। अब कांग्रेस के व्यक्ति थे, उनकी लोकप्रियता पर निर्भर थी, यानी कांग्रेस इंदिरा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही इंदिरा है, ऐसा लगने लगा था। इस पार्टी में कोई अलग गुट भी नहीं था। पार्टी अब गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलित, आदिवासियों पे ज़्यादा निर्भर थी। इंदिरा ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया, लेकिन इसकी प्रकृति अब बदल चुकी थी। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तरह के तनाव और संघर्ष को बचा लेने की क्षमता थी। हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल था, हर जाति धर्म का था, लेकिन कांग्रेस ने ये क्षमता अब नहीं बची थी। कांग्रेस में इंदिरा की
पकड़ थी वो मजबूत हो चुकी थी, रूप था वो समाजवादी हो चुका था इसका। अब कांग्रेस की प्रकृति भी बदल चुकी थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये सिलेक्टेड पर्सन जो आपके परीक्षा के उपयोगी थे, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, उसमें से सभी फैक्ट और सभी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। आप अच्छे मार्क्स के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा में मजबूत पकड़ बनाएंगे, अपनी पुनर्स्थापना कर पाएंगे। तो हमने कांग्रेस की चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना को देखा, तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट और अगले चैप्टर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।